गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने सॉलिड स्टेट की स्टडी स्टार्ट की थी। कल जहां हमने फिनिश किया था उसके आगे हम बात करेंगे। कल हमने यहाँ पे फिनिश किया था जहां मैं आपको बता रहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं: आयोनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटालिक। तो ये जो चार टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये वापस से मैं यहाँ दोहरा देता हूँ। आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक एंड कोवेलेंट सॉलिड, ये चार टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। एक एक करके हम बात करते हैं क्या होता है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी जो सॉलिड है वो इन चारों में से किस टाइप का है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड? इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब कोई भी सॉलिड होता है वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अगर ये आयंस हैं, कैटायन एनायंस हैं, तो आप उन्हें कहते हैं आयोनिक सॉलिड। और अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं तो उसे आप कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। और अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम्स होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहने का मतलब पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको आप कहते हैं मेटालिक सॉलिड्स। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे चार टाइप के सॉलिड्स हैं। आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। एग्जांपल आप कह सकते हो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, जितने सारे आपको आयनिक कंपाउंड्स के नाम याद हो, आपने 10th में भी ये पढ़ा हुआ है आयनिक कंपाउंड्स, तो वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। आयनिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच में, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच में? होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयंस जो होते हैं वो क्लोजली एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं, और क्योंकि बहुत क्लोज होते हैं तो आयन जो भी आयनिक सॉलिड होंगे ऑब्वियसली कैसे होंगे? हार्ड होंगे। दे आर हार्ड and they in solid state they does not conduct the electricity and they are hard in nature. मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको कोई भी याद आ रहा हो, जैसे हमने कहा आइस। आइस जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, राइट? क्योंकि आइस किससे बना होता है? वाटर, H2O। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं एंड दे फॉर्म्स सॉलिड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड आइस। तो आइस है, या हम कहें ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सो जहां भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल जिसमें सॉलिड, ऐसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे उसको आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा? वंडरवॉल फोर्स होगा। तो ये जो फोर्स हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, या वंडरवॉल फोर्स हो या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, ये एक वीक फोर्स होते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। मॉलिक्यूल में एक और बॉन्ड हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी होते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। या तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है जिसमें पोलर मॉलिक्यूल हो, जिसमें वंडरवॉल फोर्स हो, दूसरा नॉन पोलर पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, और नॉन पोलर में जो है वो वंडरवॉल फोर्स होगा। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 3 एलिमेंट हैं जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सो दे विल मेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको बता दूं सॉफ्ट होते हैं, राइट। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं हमारे सामने आ जाते हैं। सॉलिड आइस बोला मैंने, कहा आइस है या ड्राई आइस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl, अगर उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बात करें, सो दिस आर ऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा जो है हमारे पास में है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम होते हैं। तो जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं, जैसे मैंने कहा आपको डायमंड पता है, आपको ग्रेफाइट पता है, डायमंड में क्या होता है? सिर्फ कार्बन होते हैं, सो कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर। ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, डायमंड इज हार्ड। तो कोवेलेंट सॉलिड का जो मैं एग्जांपल अभी आपको बताया, इसमें देखिए दे मे बी वेरी हार्ड, दे मे आल्सो बी सॉफ्ट, तो वैसे हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो इनकी आप प्रॉपर्टीज देख करके बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर है, आयनिक है, कोवेलेंट है। और मेटालिक में सारे मेटल्स आ जाते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऑल मेटल्स कम्स अंडर मेटालिक सॉलिड। मेटल्स में क्या होता है? कर्नल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 टाइप के सॉलिड हैं। यू कैन स्टडी इट फ्रॉम योर NCERT बुक। NCERT की अपनी बुक उठाइए, 3 या 4 पेज पे आपको पूरा कंपैरेटिव मिल जाएगा कि ये जो 4 टाइप के हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड अभी आपको बताए, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके एग्जांपल्स आपको वहाँ बिल्कुल वेल अरेंज मिल जाएंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करके बताऊं। अभी तक मैंने आपको बताया है कि जो सॉलिड होता है उसको आपने 2 पार्ट में कैटेगराइज, मतलब 2 तरह से सॉलिड हम बोल सकते हैं, या तो क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होता है उसमें पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, ए वेल अरेंज्ड ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसीलिए जहाँ अरेंजमेंट प्रॉपर है वहीं हम स्टडी करेंगे कि what type of arrangement will be possible. If there is a random arrangement, we cannot study. Random means in many orders may be possible, but in crystalline solid, because the order is well arranged, so हम crystalline solid के बारे में जितने भी ये 4 टाइप हैं, इसको थोड़ा सा आगे और मैं इसको पढ़ाऊंगा। इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी अभी आप पढ़ेंगे वो मैं आपको यहाँ बताऊं। क्रिस्टल लेटाइस, crystal lattice, राइट। दिस एक वर्ड आप अभी इसमें देखेंगे, क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल। सो व्हाट इज एक्चुअली दैट? क्रिस्टल लेटाइस का मतलब क्या होता है? सॉलिड में हम अगर बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स पास जमे हुए होते हैं। इन पार्टिकल्स का जो एक अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटाइस। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑब्वियसली हैविंग अ क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल्स में पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है उसे कहते हैं हम क्रिस्टल लेटाइस। और अगर हम बहुत सारे जितने सॉलिड को अगर स्टडी करेंगे तो क्रिस्टल लेटाइस को अगर हम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कोई एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो बार बार रिपीटेड होता है और पूरा एंटायर क्रिस्टल लेटाइस को जनरेट करता है। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर which repeated again and again and generate a entire crystal lattice. That small structure is called a unit cell. So in order to study any crystal, हमें सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्टडी करना है तो हम पूरा क्रिस्टल स्टडी नहीं करेंगे, हम उसका एक यूनिट सेल स्टडी करके बता सकते हैं कि व्हाट इज द क्रिस्टल किस टाइप का होगा। नाउ आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि भाई यूनिट सेल किस टाइप से हो सकता है। लेट अस सी दैट किसी भी सॉलिड में ये पार्टिकल्स हैं। सो दिस इज वन पार्टिकल्स अरेंज्ड विद अनदर पार्टिकल्स, ऐसे पास पार्टिकल्स जमे होते हैं। दिस इज अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन, एक डायमेंशन में हमने इसको अरेंज किया किसी एक एक्सिस पे। नाउ यू स्टार्ट अरेंजिंग this particle in other axis. This is suppose this is a
एक्स एक्सिस एंड एट वाई एक्सिस वी अरेंज द पार्टिकल। तो इसके जस्ट नीचे जमा सकते हैं हम पार्टिकल्स को, यहां पे ऐसे इस तरीके से आप इसके नीचे पार्टिकल्स जमा दीजिए, इस तरीके से पार्टिकल्स इसके नीचे जमा दीजिए, या एक और लेयर बना देते हैं। ये पार्टिकल्स आप इस तरीके से 2 डायमेंशन में कीजिए, या तो इसके जस्ट नीचे आप अरेंज कर सकते हैं, देयर इज वन पॉसिबिलिटी ऐसा है, या देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि इसके जस्ट नीचे ना, लेकिन इन दोनों के जो बीच का गैप है यहां पे पार्टिकल्स को आप रख सकते हैं। सो आप ऐसे अगर अरेंज करते हुए चलते हैं जहां गैप में इन पार्टिकल्स को रख रहे हैं, तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट आपको एक मिलेगा। ये 2 टाइप के अरेंजमेंट है जो मैंने एक ही जगह दिखा दिए। अगर आप इस लेयर को देखोगे, सो दिस इज वन लेयर ए एंड दैट अनदर लेयर इज अगेन सेम टाइप होती है, सो यू कैन कॉल इट ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट की किसी भी सॉलिड में ऐसे जमे हुए हो भाई। दिस इज 2 डायमेंशन में भी आपको बात कर रहा हूं मैं। ये भी ए लेयर हो गई, लेकिन ये लेयर इससे सिमिलर नहीं हो रही, ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे नहीं आ रही है, तो इस लेयर को मैं अलग नाम दे दूं, मैं इसको नाम दे दूं बी। अब इसके नीचे वाली जो लेयर है ये बिल्कुल इसके सिमिलर है, देखिए इसके नीचे ये पार्टिकल आ रहा है, तो इसको फिर मैं क्या नाम दे दूंगा, ए। तो यहां से ये अरेंजमेंट बोलूंगा तो मैं कहूंगा ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और ये ऊपर वाला अगर मैं बोलता हूं दिस इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस पे जमे हुए हैं, लेकिन सॉलिड में तो भाई 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, तो पार्टिकल्स जो रहेंगे वो इसके ऊपर भी आते जाएंगे। अब इस एक्सिस पे आप पार्टिकल्स को डालिए, ये वाली जो एक्सिस है इस पे पार्टिकल्स को आप डालिए, तो अगर आप इसके ऊपर, अब हम बनाते हैं कि भाई मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल यहां इसके ऊपर रख दिया, ये इसके ऊपर अरेंज कर दिया, ये तो ये तीसरी लेयर बन गई, राइट। सिर्फ इतना हिस्सा हम ऑब्जर्व करेंगे, ये वाला हिस्सा। अब इस वाले हिस्से को आप देखिए, इस वाले में 1 2 3 4, ये 4 पार्टिकल आपको पीछे दिख रहे हैं, और उसके ऊपर ये अलग कलर से बनाए हुए 1 2 3 4 पार्टिकल इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इतने हिस्से को मैं यहां पे रखूंगा और बाकी हिस्से को मैं मिटा देता हूं। देखिए ये अभी ये मुझे इतना एक पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इनका जो ये जो पीछे वाला पोर्शन है फिर से बनाते हैं हम। ये 4 पीछे थे, ये इनका सेंटर अगर ये देखें कि ये सेंटर है, इनको ज्वाइन करते हैं तो आपको एक शेप मिलेगा, वो होगा स्क्वायर। और इसके ऊपर ये 4 सर्कल रखे हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 सर्कल में एज्यूम करता हूं, तो उनके भी सेंटर ज्वाइन करूंगा तो कैसा शेप मिलेगा मुझे, यहाँ पे भी ये भी कैसा शेप होगा, स्क्वायर। तो ये वाला जो एक मैंने कहा कि ये ऐसा शेप रहेगा, और हम इन सबको ऐसा ज्वाइन करेंगे तो हमें एक शेप मिलता है क्यूब। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर अच्छा डायग्राम बनाता हूं जिससे इसकी पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाए। ये मुझे एक ज्योमेट्रिक शेप यहाँ पे मिला है, और ये ज्योमेट्रिक शेप मुझे कैसे मिला है, मैंने क्या किया, जो पार्टिकल्स था हर पार्टिकल को एक पॉइंट दिया मैंने कि भाई ये पॉइंट पे एक पार्टिकल है, और सारे पॉइंट को मैंने एक लाइन से जोड़ा है। ऐसी कुछ लाइन होती नहीं है, वी आर ज्वाइनिंग इट बाय इमेजिनरी लाइन। तो ये सारे पॉइंट्स को हम एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ते हैं तो हमको एक ज्योमेट्रिकल शेप मिलता है। इसी शेप को आप कह सकते हो कि ये यूनिट सेल है। तो यहाँ पे ये जो शेप बनाया है हमने, यहाँ पे ये शेप है क्यूब का, दिस इज क्यूब। तो ये जो क्यूब यहाँ पे जनरेट हुआ है, मतलब ये जो शेप आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्यूब का दिखाई दे रहा है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये किसी क्रिस्टल का यूनिट सेल है। अब ऐसे कई सारे जो है पार्टिकल्स आपस में जोड़ते जाएंगे, और एक ये क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो एक के बाद एक ज्वाइन होता जाएगा और एक पूरा क्रिस्टल लेटाइस जनरेट करेगा। तो उस क्रिस्टल लेटाइस को आप कह सकते हो दिस इज अ क्यूबिक
क्रिस्टल लेटाइस। तो किसी भी क्रिस्टल में को स्टडी करने के लिए हम स्टडी करते हैं उसका यूनिट सेल। मैं आपको यहाँ पे फिर एक बार दोहरा दूं कि यूनिट सेल का मतलब होता है अ स्मॉल 3-dimensional structure which repeats itself and generate entire crystal lattice. And in order to study any crystal lattice, you have to study only that unit cell, right? So unit cell, how you will characterize a unit cell of any crystal lattice? किसी भी क्रिस्टल के यूनिट सेल को कैसे आप पहचानेंगे? How you will identify it, right? See, a unit cell can be characterized by see, this is a unit cell. यूनिट सेल। सो इस क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी। सो वी विल राइट दिस लेंथ, ब्रेड्थ एंड दिस इज अ हाइट। तो लेंथ है इसकी, हम बोल देते हैं ए, ये ब्रेड्थ है बी और हाइट है सी। इफ इट इज ए क्यूबाइड, राइट? सो इफ इट इज अ क्यूब देन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इज सेम। अगर मैं क्यूब वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं तो फिर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी उसकी? सेम होगी। मतलब क्यूब के केस में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। तो ये जो क्यूबाइड आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज ए क्यूब। a, b एंड c आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड क्यूब। और इसके जो एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन a एंड c एंड एंगल बिटवीन b एंड c, a और b के बीच के एंगल को हम कहते हैं दिस इज गामा। ए और सी के बीच के एंगल को बोलते हैं बीटा, सी और बी के बीच के एंगल को बोलते हैं अल्फा। तो इस जो यूनिट सेल जो जनरेट हो रहा है, ये 3-डायमेंशनल क्यूबाइड, इसमें इसकी एजेस, एज लेंथ, ये क्या है? दिस आर एजेस, दिस आर ऑल एजेस, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो एजेस के हिसाब से आप किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कर सकते हो। एंड अनदर पैरामीटर इज एंगल बिटवीन एजेस, एंगल बिटवीन एजेस, एंगल बिटवीन एजेस इज अल्फा, बीटा एंड गामा। सी, मेरे पास ये पैरामीटर है, किसी भी यूनिट सेल की एज पता है मुझे और एंगल बिटवीन एजेस पता है। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ आपको लेके बताऊं कि अगर ए, बी और सी तीनों बराबर हैं और एंगल जो है वो भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तीनों एंगल बराबर है, अल्फा, बीटा और गामा, और वो एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ए, बी, सी बराबर है, तो हम ऐसे यूनिट सेल को क्या कहेंगे? क्यूब, right? So there are certain cases, there are various possibilities, कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसी यूनिट सेल में हो सकता है ए, बी और सी बराबर ना हो, अल्फा, बीटा, गामा बराबर ना हो, अल्फा, बीटा, गामा 90 के बराबर ना हो। सो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटी, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये जो मैंने एक टाइप आपको बताया यूनिट सेल का, ये वाला यूनिट सेल जो है ये है क्यूबिक यूनिट सेल, राइट? ओके, तो ये तो एग्जांपल हो गया क्यूबिक यूनिट सेल का। अब कितने टाइप के यूनिट सेल्स अभी तक हमें पता है? जितने भी हमने सॉलिड, दुनिया भर के जितने सॉलिड से सारे स्टडी किए हैं, तो उनमें कितने टाइप के यूनिट सेल्स हमें मिले हैं? हमारे पास वी हैव 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। 7 टाइप के यूनिट सेल्स हमें अभी तक पता है या होते हैं। यू कैन कॉल इट एज देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कौन कौन से? वन इज क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट सेल। अनदर वन इज टेट्रागोनल, टेट्रागोनल
gonal. Then orthorhombic, orthorhombic, या इसको आप रोम्बिक भी कह सकते हो, और यू कैन कॉल इट रोम्बिक. मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, then rhombohedral, और जो होता है लास्ट हेक्सागोनल. तो ये लिखे हुए हैं 7 टाइप के यूनिट सेल होते हैं. क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल. These 7 type of unit cells are characterized by their edge length and angle between edges. ये जो 7 टाइप के यूनिट सेल हैं, ये कैसे अलग अलग होते हैं? By their edge length and angle between edges. तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था. क्यूबिक यूनिट सेल में एंगल जो एज लेंथ होती है वो ए, बी और सी तीनों एक बराबर होती हैं, और इनमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये तीनों एंगल बराबर होते हैं, और तीनों ही एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं. तो ये जो शुरू के 3 हैं, इनमें तीनों में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है, और क्यूबिक में ए बी सी बराबर होते हैं. टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी बट इट इज नॉट इक्वल टू सी, एंड ऑर्थोरोम्बिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. सो इन दिस वे ये बाकी भी जो है यूनिट सेल्स होते हैं. यहां मैं आपको क्यूबिक के बारे में बता रहा था कि इसमें ए बी सी, अगर ऐसा यूनिट सेल है आपके पास में जिसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी तीनों एज लेंथ बराबर हैं, और जो तीनों एज लेंथ के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री है, तो आप इसे क्यूबिक यूनिट सेल कह सकते हैं. अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री है, लेकिन ए और बी बराबर हैं, पर जो उसकी हाइट है वो ए बी के बराबर नहीं है, मींस सी इज नॉट इक्वल टू ए बी, तो फिर आप उसको बोलोगे इट इज अ टेट्रागोनल यूनिट सेल. फिर अनदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है, लेकिन ए बी सी बराबर नहीं है, तो यू कॉल इट, इसे हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल. मोनोक्लिनिक में क्या होता है? मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में अल्फा और गामा 90 होते हैं, बट दे आर नॉट इक्वल टू बीटा. सी, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट दे आर नॉट इक्वल टू बीटा. ये मोनोक्लिनिक सेल में होता है ऐसा कंडीशन. और इसमें एज लेंथ की बात करूं तो ए इज नॉट इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी, ये एक कंडीशन होती है. ट्राइक्लिनिक में क्या कंडीशन रहती है कि मतलब किस एज लेंथ क्या होगी? ए बी सी बराबर नहीं होंगे, और इन दिस ट्राइक्लिनिक A is not equal to B is not equal to C, मीन्स यही वाली कंडीशन होती है. एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा विच इज नॉट इक्वल टू गामा विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. सो ट्राइक्लिनिक जो यूनिट सेल है ये सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक है आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों ही एक बराबर नहीं है, और अल्फा बीटा गामा तीनों एक बराबर भी नहीं है, और ना ही है 90 है. सो दिस इज द मोस्ट अनसिमेट्रिक यूनिट सेल ट्राइक्लिनिक. और सबसे ज्यादा सिमेट्रिक यूनिट सेल कौन सा वाला है? वो है क्यूबिक. ए बी सी तीनों बराबर हैं, और अल्फा बीटा गामा तीनों ही बराबर हैं, और कितना है? 90 डिग्री. रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा सब दे आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90. यहां पे मैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, दे ऑल आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू दिस 90 डिग्री.
and in while the size are same, A equal to B equal to C. In hexagonal A equal to B, but it is not equal to C, and alpha is equal to beta is equal to 90 डिग्री. अल्फा कितना होता है, अल्फा और बीटा दोनों सेम होते हैं और कितना होता है 90 डिग्री, while गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री. सो दिस आर ऑल कंडीशंस. 7 टाइप के जो है वो यूनिट सेल्स होते हैं. तो ये तो यूनिट सेल्स हो गए एज लेंथ और एज लेंथ के हिसाब से और एंगल बिटवीन एजेस के हिसाब से. अभी यूनिट सेल्स के जो लेट इट बी ऑन द बोर्ड, आई विल ट्राई टू राइट इट हियर. यूनिट सेल्स जब आप बनाते हो तो किस तरीके से बनाते हो, आप सारे पॉइंट्स को जोड़ रहे होते, कॉर्नर को जोड़ के बना रहे होते हो. तो आपने ये जो 7 टाइप के यूनिट सेल्स मैंने बताए, इसमें पार्टिकल्स को मैंने कहाँ एज्यूम किया है, सिर्फ कॉर्नर पर. मैं फॉर एग्जांपल अभी बताता हूँ. ये हमने बनाया एक क्यूबिक यूनिट सेल, तो हमने कहाँ है पार्टिकल्स, कॉर्नर पे हैं, यहाँ कॉर्नर्स पे. तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट दिस कॉर्नर्स, बट देर आर अदर डायमेंशंस ऑल्सो. एजेस होती हैं और ये एजेस होती हैं ये. सो अभी आपको बताया था मैंने, दीज आर एजेस. और ये फेस होता है पूरा, इसको बोलते हैं फेस. और एज है, फेस है, इस क्यूब के अंदर का हिस्सा है जिसको आप बॉडी सेंटर कह सकते हैं. तो पार्टिकल्स में भी प्रेजेंट एट द faces also, at the body center also, at the edges also. So on the basis of that you can classify the unit cells into 4 types. There are 4 types. कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊं. एक होता है सिंपल यूनिट सेल, दूसरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फिर होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, और होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. तो ये 4 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड. मैं आपको थोड़ा सा अभी बिना डायग्राम बनाए पहले ओरली थोड़ा चीज बता देता हूँ. व्हेन यू से सिंपल यूनिट सेल, इसका मतलब पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, तो आप बोलते हो सिंपल यूनिट सेल. जब पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा फेस पे या एज पे या किसी 2 फेस पे होंगे या बॉडी के अंदर होंगे, तो हम उसमें फिर ये 3 और टाइप के यूनिट सेल्स बोलते हैं. ये वाला जो है इसको आप कह सकते हो प्रीमिटिव यूनिट सेल. और ये जो 3 है यहाँ पे, दिस आर नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताऊं कि फॉर एग्जांपल क्यूबिक यूनिट सेल है. तो ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें ये क्यूबिक यूनिट सेल जो है ये कैसा हो सकता है, ये क्यूबिक यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल हो सकता है, या ये फेस सेंटर्ड हो सकता है, या ये बॉडी सेंटर्ड हो सकता है. मैं आपको जो चारों होते हैं उसमें बताऊं तो रोम्बिक जो होता है, ये ऑर्थोरोम्बिक, ये सिंपल हो सकता है, फेस हो सकता है, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, 4 टाइप में हो सकता है. तो यहाँ पे ये जो 7 टाइप के यूनिट सेल हैं, ये 7 टाइप के यूनिट सेल में कोई भी ये 1 या 2 या 3 या 4 टाइप के यूनिट सेल्स भी हो सकते हैं. तो इस प्रकार जो टोटल हमको यहाँ पे क्रिस्टल लेटाइस मिलती है, देयर आर 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लेटाइस आर पॉसिबल. हाउ मेनी? 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लेटाइस आर पॉसिबल. 14 टाइप की ब्रेवियस लेटाइस होती हैं, क्योंकि हर इस यूनिट सेल्स में अलग अलग मींस क्यूबिक में 3 टाइप के यूनिट सेल्स पाए जाते हैं, वो है सिंपल, फेस और बॉडी. ये थोड़ा सा इसको अभी मिटा देते हैं और इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं. यहां क्यूबिक
क्यूबिक जो होता है उसमें 3 टाइप के यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं। एक तो सिंपल, दूसरा फेस सेंटर्ड और जो हो सकता है बॉडी सेंटर्ड। तो क्यूबिक में ये 3 टाइप के होते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल में 2 पॉसिबिलिटी है सिर्फ, एक सिंपल हो सकता है, दूसरा बॉडी सेंटर्ड हो सकता है। ठीक, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा। सिंपल को आई विल राइट एस, फेस सेंटर्ड को FC लिख देंगे, बॉडी सेंटर्ड को BC और एंड सेंटर्ड को EC लिख देंगे। ऑर्थोरोम्बिक अगर हम देखें, ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ये चारों होते हैं। मोनोक्लिनिक जो होता है, मोनोक्लिनिक में हमको 2 टाइप के मिलते हैं, एक सिंपल मिलता है और दूसरा जो हमको इसमें मिलता है वो मिलता है बॉडी सेंटर्ड मिलता है। और बाकी जो बचे हुए हैं अब इसमें ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। इन सब में सिर्फ हमको सिंपल क्यूबिक ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताया कि ये जो 7 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने टाइप के और यूनिट सेल पॉसिबिलिटी है? क्यूबिक में 3 पॉसिबल है, सिंपल, फेस और बॉडी। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, so there are 14 type of Brevius latice are possible. इसको थोड़ा सा आपके जो सिलेबस में अब आपको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। और क्यूबिक यूनिट सेल में 3 होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगला वाला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको क्यूबिक यूनिट सेल को अब डिटेल में बताऊंगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है और ये किस तरह से होता है। तो ये वाले वीडियो को आप देखिएगा और इससे रिलेटेड जितनी बातें हैं उसको पहले एनसीईआरटी में से पढ़िए, उसके बाद उसमें कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, वो आप इंटेक्स क्वेश्चंस को देखिए आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं तो इस वीडियो में जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आपने ध्यान से सुना है और उसमें आपने पूरा नॉलेज उसका गेन कर लिया है। तो इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आगे की जो डिटेल है मैं कल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।